गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अकाउंटेंसी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में पहला चैप्टर है फंडामेंटल, यानी कि बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमको इसके बेसिक यानी कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से फंक्शन होता है, क्या कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखिए 11th में हम लोग देखे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें हम लोग 11th में पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या कहता है, जो उस बिजनेस से जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होता है सभी को वो बेयर करता है कौन, जो उसका ऑनर होता है। तो बिजनेस जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो उसका रिस्क भी उसके साथ साथ बढ़ते चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जो वो उसका ऑनर जो है डरता है उस रिस्क को बेयर करने में, है ना। तो क्या किया जाए, बिजनेस यहाँ पे एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जो बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचा जाए या नहीं सोचा जाए, या फिर रिस्क से डर करके छोड़ दे उसको। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन आता है जो पार्टनरशिप पर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या, जो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके एक एग्रीमेंट, एक रिलेशन क्रिएट करेगा ताकि बिजनेस करे, लॉफुल बिजनेस करे, और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो शेयर करेगा। तो ये पार्टनरशिप है ना। तो ऐसा है क्या, जो पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी ही होता है। तो अगर पार्टनरशिप का डिफिनीशन देखें हम लोग, तो पार्टनरशिप का बिजनेस जो है सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत गवर्न होता है ना। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप का डिफिनीशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है क्या, द पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि ये पार्टनरशिप का बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ बातें, जैसे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या, तो पार्टनर्स का मतलब जो व्यक्ति यानी पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, है ना, एंड एंटर्ड इनटू द बिजनेस, तो इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। यानी वो सब जो व्यक्ति है इंडिविजुअली, यानी कि जो सब अपने आप में एग्रीमेंट किया, जो हम लोग मिल करके बिजनेस करेंगे और इससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे, तो उस पर्सन्स को इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर्स कहते हैं, है ना। और फर्म, तो वो व्यक्ति कॉमनली जो पार्टनर्स अगर उसको कॉमनली लेते हैं हम लोग, तो वो फर्म कहलाता है। फर्म नेम यानी जिस नेम के अंदर वो लोग बिजनेस करता है, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। ये फर्म नेम कहलाया, है ना। अब अगर बिजनेस यानी पार्टनरशिप का नेचर देखें, तो यहाँ पर भी हमने क्या बताया आपको, जो पार्टनरशिप का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से अलग नहीं है, ठीक है। लीगल पॉइंट, अकाउंटिंग पर्पज से देखते हैं तब तो ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस हैज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट डजंट अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग नहीं है, इसी को इंडिकेट करता है। यानी कि इसका कोई एक लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है। इसका मतलब ये बात हुआ, जो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर किसी समय में अगर फर्म अनेबल है वो अपने लायबिलिटी को चुकाने में, तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी उसकी लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप की नेचर है। अब अगर कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, यानी कि पर्सन्स यानी कि मोर देन 2 और 2 पर्सन्स, यानी कि या तो कम से कम 2 पर्सन्स होगा या उससे ज़्यादा पर्सन्स होंगे। तो पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा बातें ध्यान करनी पड़ती है। सबसे पहले बात करता है, जो पर्सन्स क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पर्सन्स, वही पर्सन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ सकता है जो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तब रही बात कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
तो ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया है जो किस पर्सन को बोलते हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसमें बताया गया है जो पर्सन्स कौन सा ऐसा है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें बताया गया है जो कुछ पर्सन्स हैं जिसको छोड़ के सभी पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला माइनर, अगर कोई माइनर है यानी जिसका एज 18 साल से कम का है वो क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अनसाउंड माइंडेड, जिसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है ना, लूनिएट, इडियट, ये सबको जो हम लोग बोलते हैं ड्रंकर, ये सब क्या उस समय में कुछ समय में उन लोग का दिमागी स्थिति ठीक नहीं रहता है तो उसको वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद कहता है क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यहाँ पर क्वालिफाइड का मतलब वो क्वालिफिकेशन नहीं, आई कम बिकम ISC BSc नहीं, यहाँ पर क्वालिफाइड का मतलब ये बात हो जाती है जो वो नए टाइम जो उस समय में जो कुछ भी कानून है वहाँ पर उस कानून के तहत उस पर किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाया गया हो। जैसे कि लालू यादव के डेट पर आज के डेट में क्या है, वो क्वालिफाइड है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने उसको क्या क्या क्वालिफाइड कर दिया है जो अभी आप इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफाइड है। तो ये 3 पर्सन्स यानी कि जो माइनर एज में होता है, ठीक है, जो अनसाउंड माइंड का होता है और जो क्वालिफाइड बाय लॉ होता है, ये 3 पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये नहीं होगा तो वो पर्सन्स। दूसरी बात आती है इसका नंबर कितना। तो नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर कहता है मिनिमम तो 2 होगा ही होगा। मैक्सिमम के बारे में बात आती है तो मैक्सिमम कितना होगा ये पार्टनरशिप एक्ट में फिर नहीं बताया गया। तो इसके लिए हम लोग को बताया गया, चलते हैं कहाँ पर, कंपनी एक्ट में। तो कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है मैक्सिमम नंबर 100 हो सकता है, बट इसी बात को कंपनी रूल 2014 क्या कहता है, जो मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 50 होगा। तो हम लोग 50 लेकर के चलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स एज मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी 50 एज पर द इंडियन कंपनीज रूल 2014। तो ये बातें हो गई पर्सन्स के। इसके बाद कहता है क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या, तो देखिए एग्रीमेंट कैसे आता है, कैसे बनता है, इस बात को देखिए। तो हमने क्या बताया, जो पर्सन्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स होगा, यानी कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले वहाँ पर होती है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे के सामने में अपनी इच्छा को जाहिर करता है, यानी कि व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट्स टू समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम द डूइंग समथिंग इज कॉल्ड प्रपोजल। यानी एक व्यक्ति दूसरे के सामने प्रपोजल रखता है, यानी कि एक ने कहा होगा दूसरे को जो चलो भाई हम तुम मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब तो ये बात दूसरे के ऊपर चली गई, तो सामने वाला व्यक्ति इसको कुछ जवाब देगा, है ना, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस। और अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिला देते हैं तो ये कहलाता है प्रॉमिस। ठीक है, अब प्रॉमिस में फिर जब बात होती है कुछ, आखिर इस काम को करने के बदले क्या मूल्य यानी प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, क्या इसके बदले में एक्सचेंज के बदले में क्या कंसिडरेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। जब ये कंसिडरेशन हो जाता है तो क्रिएट हो जाता है एग्रीमेंट का। वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट का। तो ये एग्रीमेंट यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये एग्रीमेंट का मतलब होता है रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब होता है रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि बाइंडिंग अपॉन देम, यानी वो लोग एक दूसरे के ऊपर बाइंड हो जाता है लीगली रूप से। तो कहता है ये एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर कहता है क्या, जो यानी कि क्या पर्सन्स होना चाहिए, उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर एग्रीमेंट किस बात का होना चाहिए, तो एग्रीमेंट होना चाहिए इस यानी जो बिजनेस कैरी करेगा वो लोग उसका प्रॉफिट शेयर करने का, लॉस शेयर करने का हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने का उसमें एग्रीमेंट होना ही होना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कहता है जो वहाँ पर क्या होते हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप कैसे होता है, तो रिलेशनशिप कहता है पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल टू एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल टू एजेंट का रिलेशनशिप होता है। जैसे उसमें देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना, यानी कहता है बिजनेस या तो सभी कोई मिलके करेगा
या नहीं तो उसमें से कोई एक करेगा, लेकिन एक भी करेगा तो माना क्या जाएगा, सभी ने मिलके किया है। इस बात को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इस बात को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि ये बात हुई यहाँ पर प्रिंसिपल टू एजेंट का मतलब ये बात हुआ, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ए अगर कोई काम करता है तो इसके काम का जो रिजल्ट होगा इससे बी और सी दोनों बाइंड होगा। सेम वे में अगर बी कोई काम करता है तो इसके वर्क से ए और सी दोनों बाइंड होगा। इसके बाद सी अगर कोई काम करता है तो सी के काम से ए बी दोनों बाइंड होगा। यानी कि जो वर्क करता है वो एजेंट कहलाता है, और जो इसके रिजल्ट से, इसके वर्क से बाइंड होता है उसके ऊपर चूँकि लीगल रिलेशनशिप है तो वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एजेंसी, तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं राइट, तो राइट में होता है क्या, राइट ऑफ पार्टनरशिप में तो जैसे कि जितने भी पार्टनर हैं सभी को ये राइट है जो उसमें अपना डिसीजन दे, यानी मैनेजमेंट में पार्ट ले, है ना, मैनेजमेंट के एक्टिविटी में भाग ले सकता है, बिजनेस एक्टिविटी में भाग ले सकता है। इसके बाद देखते हैं तो जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को ये राइट है जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एसेस कर सकता है। जितने भी पार्टनरशिप हैं वो सभी को ये राइट है जो अगर कोई पार्टनरशिप का एडमिशन होता है तो उसमें सभी का कंसेंट का होना ज़रूरी है। बिना एक के भी कंसेंट, जब जितने भी पार्टनर अगर उसमें एक भी कंसेंट में नहीं है तो वो नहीं हो सकता, यानी सभी का कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर पार्टनरशिप में फर्म में अगर किसी पार्टनर ने एडवांस यानी कि लोन दिया है तो उसको वो राइट है जो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम की से वो ले सकता है। अगर वो किसी भी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट है तो उसको प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है। तो ये क्या है कुछ राइट्स ऑफ द, तो ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी फंडामेंटल। तो देखिए सबसे पहले डिफिनीशन, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक है रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है ना बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये रिलेशनशिप यानी कि ये सब कुछ वर्ड है इसमें, तो ये डिफिनीशन जो देंगे, यानी पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। ठीक है, कुछ टर्म्स, तो सबसे पहले पार्टनर्स, पार्टनर्स का मतलब क्या, द पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विथ वन इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स यानी जो आपस में जुड़े हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं इंडिविजुअली पार्टनर्स। फर्म क्या, तो पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, कलेक्टिवली उन लोग को हम लोग फर्म कहते हैं। इसके बाद फर्म नेम, यानी जिसके अंदर वो लोग बिजनेस करता है, द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज नोन एज फर्म नेम, उसको फर्म नेम कहते हैं। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं हम लोग, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट, लीगल व्यू पॉइंट से, है ना, किस अकाउंटिंग से नहीं, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अगर देखते हैं तो पार्टनरशिप अलग होता है और पार्टनर्स अलग होते हैं, यानी फर्म अलग होता है और पार्टनर्स अलग होते हैं अकाउंटिंग में, है ना। वो किस बात को बताता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को। लेकिन यहाँ पर हम लोग लीगली अगर देखते हैं, लीगल व्यू ऑफ पॉइंट से देखते हैं तो पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू ऑफ पॉइंट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है फ्रॉम पार्टनर्स। कहता है इट मीन्स फर्म्स डेट कैन बी पेड from private assets of the partners if the firm is not able to pay its liability, यानी कि ये क्या बताता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी को बताता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये क्या बात कहता है, जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अब अगर इसके कुछ फीचर्स को देखें, पार्टनरशिप के फीचर्स को, तो देखिए सबसे पहले कहता है 2 और मोर पर्सन, यानी कि कम से कम 2 तो होगा ही होगा। ये यहाँ पर जो हम लोग डिफिनीशन में जो पढ़े थे पर्सन्स, है ना, इस पर्सन को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन होना ही चाहिए। अब कहता है ये पर्सन्स जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो कहता है पर्सन्स जो होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब जो कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है। तो कॉम्पिटेंट किसको बोलते हैं, तो ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया है, ठीक है।
इसके लिए कंपनी एक्ट, इसके लिए हम लोगों को इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें बताया गया है कॉम्पिटेंसी का मतलब। तो वहाँ पर बताया है कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या, जो कोई भी पर्सन जो है वो मतलब ये 3 क्वालिटी जिसमें नहीं होगा। सबसे पहला क्या, माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड, पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, और तीसरा क्वालिफाइड। ये पर्सन्स अगर ये हैं तो वो क्या होगा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी ये सब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको छोड़ करके सभी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। माइनर मतलब कम से कम 18 साल का होना चाहिए, उससे कम का होगा तो नहीं। अनसाउंड माइंडेड यानी लुनेटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकर नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए। फिर क्वालिफाइड यानी किसी भी कानून के द्वारा उसको अयोग्य नहीं बताया गया हो। फिर बात आती है मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोग को कंपनी रूल में जाना पड़ता है। कंपनी रूल 2014, इसमें बताया गया है जो मैक्सिमम 50 हो सकता है ये। और कंपनी एक्ट 2013 कहता है मैक्सिमम कितना, 100। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं। तो ये हो गया पर्सन्स के बारे में। फिर अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले होता है प्रपोजल, यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे के सामने अपने एसेंट्स को रखता है, सामने वाला जो देता है अपने इस पर एसेंट्स तो उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं, है ना। जब एक्सेप्टेंस और प्रपोजल दोनों को अगर मिला देते हैं तो इसको हम लोग प्रॉमिस कहते हैं, इसको हम लोग प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन लगा देते हैं तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि ये कैसे क्रिएट होता है, एग्रीमेंट कैसे होता है, तो लीगल बाइंडिंग होता है ना। लीगल रिलेशनशिप आते हैं, एक दूसरे को ये क्या करता है, बाइंड करता है, तो ये एग्रीमेंट कहलाता है। फिर कहता है क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग आपस में जो हाँ चलो हम लोग चोरी करने का काम करते हैं, तो वो लॉफुल नहीं है, वो सोसाइटी के लिए क्या है, इविल है। ठीक है, यानी कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लॉफुल हो। अब जैसे कि ठीक है ड्रग्स का बिजनेस करता है तो वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए कैसे, जो लॉफुल हो। ठीक है, जिसको आता है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी प्रॉफिट, कोई भी चीज़ का और किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट हो या नहीं हो, लेकिन प्रॉफिट कैसे वो लोग शेयर करेगा पार्टनर्स आपस में, इस बात का एग्रीमेंट उसमें होना ही चाहिए। बिना इसके वो बिजनेस चैलेंज, भले ही लॉस शेयर करने का वो लोग करे या नहीं करे, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने का उसमें एग्रीमेंट होना ही है। फिर कहता है बिजनेस कैन बी कैरी, यानी बिजनेस जो कैरिड होगा वो कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी कोई मिलके काम करेगा बिजनेस में, सभी एक्टिव पार्टनर कहलाएंगे, या तो सभी कोई मिलके पार्टनरशिप बिजनेस में काम करेगा, या फिर एनी ऑफ देम, कोई उसमें से एक व्यक्ति काम करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो करेगा तो माना जाएगा एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि क्या माना जाएगा, सभी ने मिलके काम किया है। ठीक, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, है ना। यानी कि कोई एक भी पार्टनर काम करता है और माना जाता है जो सभी ने मिलके काम किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो यहीं से बात आती है इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो प्रिंसिपल टू एजेंट का रिलेशन है। पार्टनरशिप के बीच में प्रिंसिपल टू एजेंट का रिलेशन है। तो जो वर्क करता है उसको एजेंट करते हैं, जो वर्क करता है उसको एजेंट कहते हैं, और जो उसके वर्क से बाइंड होता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हु वर्क्स एजेंट, उसको एजेंट कहलाता है, और टू हुम बाइंड वो प्रिंसिपल कहलाता है। यानी कि ABC पार्टनर है, अगर A वर्क करता है तो B एंड C हो गया प्रिंसिपल। अगर B वर्क करता है तो A एंड C हो गया प्रिंसिपल, और C वर्क करता है तो A एंड B हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, यानी प्रिंसिपल टू एजेंट का रिलेशनशिप होता है इस सब के बीच में।
इसके बाद देखते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स। तो राइट्स ऑफ पार्टनर में देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर को ये राइट है जो मैनेजमेंट एक्टिविटी में यानी बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, वो अपने डिसीजन दे, डिसीजन मेकिंग में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है। एसेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट सभी पार्टनर को ये राइट है जो टाइम टू टाइम वो उसको चेक कर सकता है, उसका प्रिंट ले सकता है। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग करने का एक सर्टेन रेशियो होता है उन लोग के बीच में। फिर कहता है अगर किसी पार्टनर ने एडवांस यानी कि लोन दे रखा है तो वो उस पर या तो जो एग्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से, या एग्रीमेंट नहीं है तो एट द रेट 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। बिना किसी पार्टनर के कंसेंट्स का किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता, यानी कंसेंट अबाउट एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं सभी का कंसेंट होना जरूरी है। अगर रिटायरमेंट की बात आती है तो उस पर एक प्रॉपर नोटिस देना होता है। तो ये है राइट्स ऑफ पार्टनर। आज के लिए इतना ही और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।